नमस्कार। और चांदी के लिए 2025 शानदार रहा। दाम दोगुने हुए, निवेशकों को 100% से ज्यादा के रिटर्न भी मिले और 2025 पांचवा ऐसा साल है जब चांदी की सप्लाई मांग से कम रही है और हम 2026 की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में अगले साल चांदी कैसी रह सकती है, किस तरह के रिटर्न्स देगी, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास पैनल मौजूद है। ये चांदी का सबसे बड़ा शो है जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कि 2026 में किस तरह के भाव रह सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल से नवनीत दमानी, प्रो इंटेलिजेंट सर्विसेज से दिनेश सोमानी, निर्मल बांग से हमारे साथ कुणाल शाह हैं, तो chartandtrade.com से विकास बगारिया, पृथ्वी फिनमात से मनोज कुमार जैन, एनकेडी एडवाइजरी से अजय केरिया। ये बहुत बड़ा पैनल है। हम लेकिन एक बात क्लियर करना चाहते हैं कि अगले साल चांदी यहाँ पर कैसी रह सकती है। जिस तरह की तेजी हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है, 120% की बढ़त भारतीय बाजारों में और ये 17% की तेजी पिछले साल में ऑलरेडी दे चुका है। अगला साल 2026 कैसा रह सकता है, अजय जी आपसे शुरुआत कर लेते हैं। और जिस तरह की बढ़त लगातार हमने चांदी में आते हुए देखी है, काफी सारे फैक्टर्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, हम पूरा साल उसके ऊपर बात करते रहे हैं। आप सभी के जो टारगेट्स थे जो बहुत ऊंचे थे, वो सब चांदी क्रॉस करके उसके ऊपर जा चुकी है। अब जहां पर लेवल्स हैं, 2026 की क्या रेंज है, क्या नए निवेशक यहां पर आने चाहिए, जो होल्ड कर रहे हैं क्या वो मुनाफा वसूली एट एनी पॉइंट इन टाइम करें, ये सब सवालों के साथ अजय जी आपके क्या जवाब हैं? नमस्कार। देखिए, चांदी बिल्कुल ही सरप्राइज मेटल रही है, या हम बोल सकते हैं कि चांदी अपनी चंचलता के लिए जानी जाती है और 2025 तो हमेशा जानी जाएगी। क्योंकि मैं 20 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखता हूँ, बाकी तो चांदी का इतिहास तो काफी पुराना है, तो आज तक कभी भी हमने चांदी में इतनी बड़ी 120% की तेजी नहीं देखी। हमने 2006 में 46% की तेजी देखी, 2010 में 72% देखी है, यही मुझे दो दिखाई दे रहा है, और 2020 में 45%। इसके ऊपर तो कभी हमने देखा ही नहीं था। क्यों? एक आधे कारण हुआ करते थे कि 2003 में समझो 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है, या कहीं पे हमने ब्रेग्जिट होते हुए देखा, कोई ना कोई एक आधे कारण थे। बट पिछले 4-5 सालों में बैक टू बैक जो सारे कारण एक साथ बनी, ये एक बड़ा कॉम्बिनेशन था जिसकी वजह से 120% की तेजी देखी है। जहाँ पे हमने वॉर सिचुएशन देखी, इंटरेस्ट रेट कटौती, इंडस्ट्रियल डिमांड एकाएक हमने 5 साल में जबरदस्त होते हुए देखी, सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं था। बिल्कुल हमारा भी जो मानना था वो था 1,30,000 1,50,000 तक, और आज हम देख रहे हैं 1,90 का लेवल पार कर चुका है। तो मुझे लगता है अगले साल के लिए भी एज कंपेयर टू गोल्ड, सिल्वर अभी भी ठीक लग रही है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो अभी भी 64 पे ही पहुंचा है। तो मुझे लगता है 58-60 एक अच्छा लेवल रहेगा। तो फैक्टर्स कैसे कैरी ऑन होंगे 2026 में, ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है वो यूएस का स्टेटमेंट आना कि क्रिटिकल मेटल लिस्ट में चांदी को ऐड करना। तो आगे भी रैली है, लेकिन एक डर लग रहा है, जो अक्टूबर एंड में हमने देखा 18% का एक हाई से लो एक फॉल आते हुए देखा, तो ऐसे विप शॉट्स मार्केट में रहेंगे 2026 में भी। बट कुल मिला के जैसे डॉलर टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, तो $75 तक का लेवल मुझे लगता है कि अचीवेबल है। $75 तक यहाँ पर चांदी जा सकती है। अजय जी मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले ये भी जानना चाहेंगे, जो एक मुनाफा वसूली यहाँ पर मार्केट से एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आनी चाहिए, वो कहाँ तक आएगी? रिवॉर्ड ऑफ कोर्स ऑन द मच हायर साइड है, लेकिन यहाँ पर रिस्क क्या है नीचे की तरफ? रिस्क थोड़ा सा ज्यादा इसलिए है क्योंकि चांदी है। चांदी में जनरली हम देखते हैं कि जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम रहती है। तो मुझे लगता है कि चांदी ने इस बार जो अक्टूबर मंथ में करीबन 18% दिखा है, वो दिखाता है कि जो डिप डाउन भी रहेंगे वो भी ज्यादा रहेगा। एक कभी भी कमोडिटी में एक डर ये भी रहता है, हमने पास्ट हिस्ट्री में भी देखा है, रिप्लेसमेंट कभी भी अगर आता है तो बहुत बड़े चेंजेस आते हैं। उदाहरण के तौर पर प्लेटिनम हमने $2300 से $650 भी आते हुए देखा। नेचुरल गैस में भी हमने $10 से $1 के प्राइस भी आते हुए देखे। तो मोमेंटम रहता है। मुझे लगता है अगर रेंज की अगर मैं बात करूं, तो नीचे में एज ऑफ नाउ जहां से ये रैली स्टार्ट हुई थी उसका भी बेस पकड़े तो $40 तक के भी लेवल, $45 कोई दूर नहीं, हमने 2 महीने पहले ही देखा था। तो $40 का एक बेस, और ऊपर में कंजर्वेटिवली भी अगर पकड़ूं मैं तो $70 से $75 का रेंज रहना चाहिए। ऑलराइट, तो ये एक बड़ी रेंज यहाँ पर चांदी में बनती हुई नजर आ रही है। ऑफ कोर्स मुनाफा वसूली के लिए भी तैयार रहें, और अगर खरीदारी नए निवेशकों को करनी है तो डिप का इंतजार भी करना चाहिए। दिनेश जी आप क्या कहेंगे, आपके क्या टारगेट्स हैं अब चांदी के 2026 में? और जो लोग खरीद चुके हैं ऑफ कोर्स उनके लिए तो अच्छा खासा मुनाफा है, जो नए लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, क्या इन हायर लेवल्स पे उन्हें खरीदारी की राय देंगे आप? बिल्कुल मनीषा जी, 2025 सिल्वर के निवेशकों के लिए एक चांदी वाला साल रहा है। बिल्कुल सिल्वर की एक स्पेशलिटी है, नॉर्मली ये 6 टाइम्स होती है। 2000 रुपए की 13,000 रुपए हुई, 13,000 के बाद जब 13,000 का हाई क्रॉस हुआ तो 78,000 हुई। अब 78,000 का ये हाई क्रॉस हुआ है, तो इसके 6 गुना मतलब कितना हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकती हो। डेफिनेटली इट मे टेक टाइम,
लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़ा ब्रेकआउट मिला है इसमें। और गोल्ड सिल्वर का रेशियो अगर हम देखते हैं तो 80 के स्तर से एकदम गिरकर अभी 68 के लेवल पर आ चुका है। आने वाले समय में ये 58 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो ये बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि सिल्वर इज गोइंग टू आउट परफॉर्म गोल्ड एनी हाउ। मौजूदा स्तर से मुझे लगता है कि यहाँ से एक बड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका है। 1,38,000 के लेवल्स दिवाली की इर्द गिर्द हमने देखे थे, वहां से 1,90,000 मतलब 50,000 रुपए की तेजी आ चुकी है। यहां से एक डिप एक बिल्कुल संभव है, लेकिन मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट 2026 में $78 का लेवल छू सकता है। और इंडियन मार्केट की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 2,50,000 से 2,65,000 के लेवल सन 2026 में हमें देखने मिल सकते हैं। डाउनसाइड अगर मैं रिस्क कहूं तो मुझे नहीं लगता है कि 48 से 52 ये एक बहुत सपोर्ट जोन है। इस लेवल पे कहीं आता है तो लॉन्ग टर्म निवेशक इसमें दोबारा री एंटर कर सकते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी निवेश किया है वो 2026 का वेट करें। अगर आप ऑलरेडी यहाँ पर निवेश कर चुके हैं तो 2026 तक मुनाफा वसूली लें। अभी मुनाफा वसूली लेने की जल्दी ना करें। और एक्चुअली हमने वो होता हुआ देखा भी है, बहुत सारे खरीदार एज ऑफ नाउ प्रॉफिट टेकिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि 2026 इवन 27 फॉर दैट मैटर माना जा रहा है कि चांदी आपको लगातार यहाँ पर तेजी बनाते हुए दिखाएगी। मनोज जी, आपके क्या टारगेट्स हैं और आप यहाँ पर क्या करने की राय देंगे? और आप भी अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर देखें तो वो चांदी के लिए किस तरह से फिलहाल स्टैकअप हो रहा है? नमस्कार मनीषा जी। जहां तक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का सवाल है तो यहाँ पे वोलेटिलिटी काफी बड़ी मात्रा में रहेगी, लेकिन अभी भी यहाँ पे जो फंडामेंटल्स है उनको देखते हुए कोई बड़ा जो है डर अभी भी चांदी में यहाँ नजर नहीं आता है। डिस्पाइट कि हमने यहाँ पे 2025 में लगभग 120% के रिटर्न देखे हैं, बावजूद उसके यहाँ पे जिस तरह से जो पावर की रिक्वायरमेंट की बातें निकल करके आ रही है, चाहे वो एआई इंडस्ट्री हो या और भी जो दूसरी इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट हो उसको देखते हुए, तो निश्चित रूप से जो डिमांड है सिल्वर का इंडस्ट्रियल वो 2026 में भी बना रहेगा। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे कंजर्वेटिवली $78 इंटरनेशनल मार्केट में और 2,40,000 से 2,50,000 भारतीय बाजारों में 2026 में चांदी के स्तर देखने को मिल सकते हैं। एग्रेसिवली यहाँ पे 78 के ऊपर अगर ब्रेकआउट होगा मनीषा जी तो $100 तक भी जाने की पॉसिबिलिटीज अब यहाँ पे सिल्वर में नजर आती है। तो उस लिहाज से 3 लाख तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। डाउनसाइड की अगर हम बात करें तो $46.80 जो है इंटरनेशनल मार्केट में और 1,47,000 जो है भारतीय बाजारों में एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे अगर कोई भी पैनिक सेलिंग आता है वोलेटिलिटी के चलते तो वहां पे निचले स्तरों पर निवेश की एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। जो नए निवेशक यहाँ पे जो मिस आउट है निवेश करने से रह गए हैं, तो बेस्ट यहाँ पे जो सिल्वर में निवेश का तरीका है वो एसआईपी का रहेगा, क्योंकि वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है। तो नए निवेशक एसआईपी के रूप में यहाँ एंटर कर सकते हैं। और बिल्कुल मैं दिनेश जी से जो उन्होंने जो बात कही उससे इत्तेफाक रखता हूँ कि अगले 2 से 3 वर्ष जो है वो चांदी के लिए और भी जो है बेहतर रह सकते हैं। और अपसाइड जो पोटेंशियल है वो 4 लाख से 5 लाख तक का भी नजर आता है। तो ग्रेजुअली यहाँ पे एसआईपी के रूप में निवेश करते रहना चाहिए। ऑल राइट। अभी तक जब इस साल की शुरुआत हुई थी तो मुझे याद है हम सबने कहा था इस बार चांदी 1 लाख के पार रहेगी और वहीं सस्टेन भी करेगी। हमने 1.25 लाख और 1.5 लाख तक की बातें यहाँ पर की थी। हम 2 लाख इसी साल में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से मनोज यहाँ पर 3, 4, 5 लाख की बातें कर रहे हैं, $100 अनाउंस की बात कर रहे हैं। कुणाल, लेट मी कम टू यू। इन सभी नंबर्स के साथ अगला 2025 काफी बेहतर रहा, 2026 अच्छी जाने की उम्मीद है, लेकिन एक लॉन्गर टर्म अगर हम 2027 तक भी यहाँ पर देखें, क्योंकि $100 अनाउंस अगले 2-3 साल में ये बातें अब यहाँ पर बहुत इजीली होने लगी हैं। किस तरह से आप प्राइसेस देखते हैं और एक लॉन्गर टर्म सिनेरियो अगर हम यहाँ पर पकड़ें तो चांदी की ट्रैजेक्टरी कैसी नजर आती है? जी देखिए, ये डिमांड ड्रिवन स्टोरी से ज्यादा सप्लाई ड्रिवन स्टोरी है, बिकॉज वी आर लुकिंग एट द रीसेंट डेटा ऑन द माइनिंग साइड। सो माइनिंग साइड में जो पहले 40% ऑफ द सिल्वर यूज्ड टू कम फ्रॉम द प्राइमरी माइंस, नाउ दैट नंबर इज ड्रॉप डाउन टू 20%. So it is 20% of the silver is coming from primary mines and 80% of the silver is coming from the secondary mines, which is lead, zinc, copper. So this is clearly so until और वहां पे आप देखेंगे कि कॉपर देख लो आप या इवन जिंक देख लो, तो कोई भी बेस मेटल में जहां से ये सिल्वर का प्रोडक्शन निकलता है, सो किधर भी इंक्रीमेंटल सप्लाई ग्रोथ है ही नहीं। सो जनरली क्या होता था पहले कि जब सिल्वर इतना आज $30 से $60 हो गया तो सामने सप्लाई साइड एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करता था। सो अभी भी ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं आया है कि सप्लाई साइड एग्रेसिवली रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा है।
And that is the main reason why silver is moving up the way it is. Apart from demand story bright है या critical mineral में डाल दिया है. So I think this is one of the major reason why silver prices are continue to rally. We always say that there is no price for shortage, and in a scenario of shortage, it is impossible to predict the price, how much upside. There is no mathematical model available right now which can predict the upside. So मेरी राय में conservatively 65 by the end of the year and 70-72 by next year looks very much realistic. कोई बड़ा टारगेट देके अभी कोई मतलब नहीं बनता है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा आउटफॉर्म कर दिया है. सो आई वुड से रियलिस्टिकली अराउंड $70-75 तक एक बार सिल्वर जाता हुआ देखने मिल सकता है. नवनीत, आप कैसे देखेंगे प्राइसेस? सबसे पहले तो आप सबसे टारगेट्स ही लेना चाहेंगे कि किस तरह से चांदी यहाँ पर 2026 में आपको परफॉर्म करती हुई नजर आती है और किस तरह से उसे जस्टिफाई करेंगे? ऐसा कौन सा फंडामेंटल आप देख रहे हैं जो आपको लगता है कि चांदी के प्राइसेस वहां जा सकते हैं? ने काफी सारे फंडामेंटल्स को ऑलरेडी टच अपॉन कर दिया है, बट एक दो एस्पेक्ट है जो मुझे लगता है कि फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ कमोडिटीज जो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो हम लास्ट कुछ महीनों से देख रहे हैं कि जहां पर डिमांड साइड स्टोरी और ठीक ठाक ही है, सप्लाई साइड जैसे कुणाल ने हाईलाइट किया बहुत बड़ा कंसर्न है एंड वो नंबर 40 से गिर के 20 का आंकड़ा गया है. कॉपर खुद ही माइनिंग कंसर्न से जूझ रहा है, सिल्वर भी जिंक भी सिमिलरली माइनिंग के साथ साथ स्ट्रगल कर रहा है. तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल कमोडिटीज स्ट्रगल कर रही है तो वहां पर सिल्वर का जो बाय प्रोडक्ट बन के निकलना है वो भी एक क्वेश्चनेबल क्वेश्चन है जो आंसर नहीं किया गया है. एंड मुझे लगता है अगले 1 से 2 साल की अवधि में भी वो खुल के इतना क्वांटिटी में सिल्वर आना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. दूसरा है कि हमने 2024 में देखा था कि ईटीएफ की जो डिमांड थी वो इंडिया में बढ़ती हुई नजर आई थी, बट ग्लोबली ईटीएफ का जो पैसा था वो थोड़ा सा आउटफ्लो करता हुआ नजर आता है, गोल्ड और सिल्वर दोनों ही कमोडिटी पे. बट स्टार्ट ऑफ 2025 से लेके अब तक आई शेयर और एसपीडीआर और डोमेस्टिक दरों में हमने बहुत एग्रेसिव बाइंग देखा है. ईटीएफ में डोमेस्टिक में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट सिर्फ सिल्वर के ईटीएफ में, और आई शेयर के भी जो होल्डिंग्स हमने देखी इंटरनेशनली वो भी लगभग निचले लेवल से काफी डबल होते हुए नजर आए. तो जो ये होल्डिंग होती है वो एक्चुअली एक ऑलरेडी शॉर्टेज वाले मार्केट में वॉल्ट्स में पार्क हो जाती है और मार्केट को कहीं ना कहीं और शॉर्टेज में ला देती है, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि ये खुल के जब तक होल्डिंग्स मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी या नया प्रोडक्शन नहीं आएगा, थोड़ा सा एक टाइट स्क्वीज रह सकता है. सिंस ये ऑलरेडी एक स्मॉल कैप की तरह बिहेव कर रहा है और पूरा दुनिया इसे 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख के टारगेट चेस कर रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बबल थोड़ा सा एक बस्ट होगा या जो ये एक्स्ट्रा फ्रॉथ बिल्ट हो गया कहीं भी फेड ऑफ होता हुआ नजर आ सकता है. सो 15-20-25% का करेक्शन वारंटेड हो सकता है. स्टैगर्ड वे में निवेश करना एक बेहतर अपॉर्चुनिटी रहेगा, बेहतर विकल्प रहेगा. अभी फिलहाल के लिए चेस करना कोई लॉजिकल सोल्यूशन नहीं रहेगा. 1,90,000 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं. अगर हर 5% की फॉल में हम 25% एयूएम अपना डिप्लॉय करेंगे तो करीब 20,000 रुपए की अगर फॉल होती है तो हमारा ठीक ठाक पैसा चांदी में फिर से निवेश हो पाएगा. एंड नेक्स्ट रैली जो आएगी वो 2,35,000 2,40,000 तक या $77 तक इसको ले जाएगी, विच कुड बी अ रीजनेबल प्रॉफिट ऑन योर करंट अंडरलाइंग पोर्टफोलियो. ओह वेल एब्सोल्युटली, यानी कि अच्छी खासी वॉलेटाइल मूव्स यहाँ पर अगले साल में भी एक्सपेक्टेड है. इस साल चांदी ने वॉलेटिलिटी कम और तेजी ज्यादा दिखाई है, लेकिन विकास ऑन चार्ट्स अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं अगले 6 महीने 12 महीने के लिहाज से? हाँ जी मैम, देखिए चांदी तो 2025 डेफिनेटली चांदी का ही साल रहा है, और जैसा कि हम लोग टेक्निकल चार्ट्स में देख भी रहे हैं, जब भी एक हाई बनता है तो कहीं ना कहीं 10-15% का करेक्शन आने के बाद में वो अपने टेक्निकली सपोर्ट जोन के पास आने के बाद वहां से फिर से नए हाइस की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है. चाहे 1,10,000 से करेक्शन करके 89 आया हो, चाहे 1,27,000 से 1,04 आया हो, चाहे 1,68,000 से 1,40,000 आके गया हो. तो मेरे को लगता है कि 1,90,000 पे जहाँ पे यहाँ पे कहीं वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहेगी. नो डाउटेडली $58-59 का कॉमेक्स में रेजिस्टेंस टूटा है और अभी हम लोग $61 के करीब सस्टेन भी कर रहे हैं. तो जो रेंज है वो कहीं ना कहीं रेंज, अगर इंटरमीडिएट रेंज की बात करूँ कॉमेक्स के टर्म्स में, वो कहीं ना कहीं 57 से लेके $58 अभी एक इंटरमीडिएट सपोर्ट है. एंड जो बड़े ब्रेकआउट्स हमें $54 के ऊपर देखने के लिए मिले थे, हो सकता है $54 तक रिटेस्ट में चांदी आ सकता है अगर कहीं पे भी कोई भी तरह के प्रॉफिट बुकिंग आती है. तो वॉलेटिलिटी हाई रहेगी. तो कॉमिक्स टर्म्स में 54 से लेके मैं 68 और $75 का जो रेंज है ये आने वाले 1 साल में देख रहा हूँ. तो जो निवेशक है या जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं चांदी में, उनके लिए सलाह ये रहेगी कि वेट करिए, थोड़ा सा डिप्स आने दीजिए. डिप्स में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है हमारे पास अभी, वो 1,75,000 से लेके 1,70,000 के करीब है. इस जोन्स में आता तो डेफिनेटली यहाँ पे फिर से सिल्वर में निवेश करना चाहिए. हायर एंड पे मेरे को लगता है 2,20,000 2,30,000 तक के जो जोन्स है वो सिल्वर में आने वाले कुछ महीनों में दिखने के लिए मिल सकते हैं.
जी मैम। ऑलराइट, यानी कि लॉन्गर टर्म तेजी अभी भी चांदी में बरकरार है, लेकिन वॉलेटिलिटी यहाँ पर 2026 में और गहरा सकती है। और अगर आपको लेना है तो डिप्स पे लें, एसआईपी के जरिए लें। ये एडवाइस हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से फिलहाल आती हुई। स्वागत है आपका। हमारे साथ गेस्ट हैं जिन्होंने हमें बताया ही है कि चांदी कहाँ जाएगी, करेक्शन कैसे है और कैसे लेनी है। लेकिन अब हम फाइनली जाते जाते उनसे ये जानना चाहेंगे कि उनके पोर्टफोलियो में चांदी कितनी है। कुणाल, आपके पास कितनी चांदी है? नहीं, आई एम नॉट हैविंग एनी पोजीशंस जो आप इतने बुलिश हैं, आपने कुछ तो इंक्लूड कैसे तो भी करी होगी। नो, आई एम नॉट एज पर द दिस थिंग कंप्लायंस। मेरे पास फिजिकल कोई होल्डिंग जो घर पे रहता है, जनरल इन कॉइंस एंड ऑल, दैट इज व्हाट आई एम, अदरवाइज आई एम नॉट हैविंग एनी इन्वेस्टमेंट इन सिल्वर। अजय, आपने लिया है चांदी? बिल्कुल, देखिए फ्यूचर में तो मैं नहीं करता हूँ डेरिवेटिव्स में, लेकिन हाँ फिजिकल में मैंने लाइफ में 3 बार ऐसा लिया और लकीली जब भी लिए उसके बाद अच्छी रैली आई थी। 2 इयर्स बैक भी मैंने कुछ पोजीशंस फिजिकल में जो कंजम्पशन के लिए लेते हैं वो लेते हैं। बट हाँ, अब मुझे लगता है कि जो एक्सपेक्टेशन था उसके बियॉन्ड हमें मिल चुका है, तो यहाँ से फर्दर एडप्ट नहीं करूंगा मैं अनलेस एंटिल कुछ अच्छा करेक्शन नहीं मिलता। मनोज जी, आपने ली है चांदी और कई लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि जो घर में एक बार सोना चांदी आ गया वो बाहर जाता ही नहीं है। कुछ ऐसा सिनेरियो है? हाँ बिल्कुल मनीषा जी, जो फिजिकल है वो तो उसका सिनारियो बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन एसआईपी के रूप में जरूर मैं यहाँ पे जो ईटीएफ है और सिल्वर के वो एड ऑन करता हूँ, और वहाँ पे जो एसआईपी है वो पिछले 3-4 वर्षों से कंटिन्यू। विकास, आप कैसे लेते हैं चांदी? क्योंकि हमारे गेस्ट आपकी बातें सुन चुके हैं, हमारे व्यूअर्स आपको जान चुके हैं, लेकिन आप चांदी में कैसे निवेश करते हैं वो जानना भी इंटरेस्टिंग है। विकास जी मैम, सोना और चांदी में मेरा फिजिकल पे लिया हुआ है। तो लास्ट ईयर ही जो मेजर बाइंग करने थे वो कर चुके हैं लोअर लेवल्स पे। अब अगर जब तक कोई डिप्स नहीं मिलता है तो फर्दर बाइंग की तो कोई गुंजाइश नहीं लग रही है। बट कोई डिप्स मिलेगा, कोई वैल्यू बाइंग की जगह मिलेगा तो डेफिनेटली सिल्वर और एड अप करने के प्लान्स रहेंगे मेरे। जी मैम। दिनेश जी, आप कैसे करते हैं चांदी में कारोबार? मनीषा जी, घर में जब भी तनाव निर्माण हो जाता है तो गोल्ड सिल्वर खरीद लेता हूँ, तो तनाव वाली स्थिति वहां पे खत्म हो जाती है। तो निरंतर निवेश करते रहता हूँ। सिल्वर में तो एक्चुअली यूटेंसिल्स भी काफी ज्यादा बना रखे हैं और हार्डकोर भी ले रखी है। ऑलराइट, तो काफी तनाव रहता है घर में यानी। तनाव जब भी रहता तो वो खत्म करने के लिए। नवनीत, आप कैसे लेते हैं चांदी? तो मैं पिछले 3-1 साल से चांदी के ऊपर काफी बुलिश रहा हूँ, और फाइनली इस साल ऐसा है कि हमें रिटर्न्स देखने मिल रहे हैं रीजनेबल तौर पे। मेरा 10% ऑफ पोर्टफोलियो चांदी में एलोकेटेड है, फिजिकल सिल्वर लेके रखा हुआ है, कंप्लायंस के दायरे में लेके रखा हुआ है, डेरिवेटिव में कोई पोजीशन नहीं है। एंड इसको ऐड करने के लिए हमने दिवाली पे भी थोड़ा एडिशन किया है, बट अगर यहाँ से रीजनेबल करेक्शन आता है 15 से 20% का, तो वापस ऐड किया जा सकता है। 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए तक की अवधि या राशि के लिए मैं लगता है सिल्वर और बुलिश रह सकता है। ऑलराइट, तो यानी कि फाइनेंशियलाइजेशन की हम बात जरूर करें, लेकिन हम सबके पास फिजिकल चांदी अब यहाँ पर ली हुई है, और पिछले 2-3 सालों में जिन्होंने भी चांदी खरीदी है क्लियरली अच्छे खासे रिटर्न्स के ऊपर सभी यहाँ पर बैठे हैं। और यही राय आगे भी है कि डिप्स में खरीदारी अभी भी की जा सकती है, क्योंकि अगर इस साल और पिछले साल की भी बात की जाए तो चांदी ने काफ़ी एसेट क्लासेस को यहाँ पर आउट परफॉर्म किया है, डेफिनेटली एक्विटीज़ को आउट परफॉर्म किया है, और यही स्थिति शायद आगे भी देखने को मिल पाएगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। 2026 में चांदी कैसी रह सकती है ये डिस्कस भी करने के लिए। वेल, इसके साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज़ पर।